रहस्य। चौरा गांव के खेतों में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा था। असल में इसी गांव से होकर एक अच्छी सड़क गुजरनी थी, इसलिए यहाँ खुदाई शुरू की गई थी। अचानक एक दिन खुदाई करने वाली मशीन से कुछ टकराता है। बाद में जब खोजबीन की जाती है तो वहां से 2 कंकाल मिलते हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। आप लोगों को क्या लगता है ये किसके कंकाल हो सकते हैं? अरे साहब, हमें क्या पता ये किसके कंकाल है, आप ही लोग पता लगाइए, हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हाँ, हमारी फॉरेंसिक टीम अभी आ रही है। ये बताओ कि इस गांव के रहने वाला कोई जोड़ा गायब तो नहीं ना? क्योंकि शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि एक कंकाल किसी पुरुष का है तो एक किसी महिला का। साहब, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गांव के आसपास ही किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जलाकर मार डाला गया है। हाँ साहब, हम अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किसके कंकाल है और इनकी हत्या किसने की। ठीक है साहब, गांव के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ साहब, पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जांच शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने हैं, यानी 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शव को यहाँ पर दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव, ये बताओ कि 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या आप सुलझ सकती है? हाँ सर, क्यों नहीं, लेकिन अब सबूत और गवाह काफी मिट गए होंगे। मुश्किल तो होगी, लेकिन शायद किसी परिवार को इंसाफ मिल सके। इंस्पेक्टर राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी परिवार को तो इंसाफ मिलेगा ही और किसी को उसके किए की सजा भी मिलेगी। जी सर, मैंने तो जांच शुरू भी कर दी है। 20 साल पहले इस गांव के 2 जोड़े अचानक कहीं गायब हो गए थे। मैंने दोनों ही परिवारों के बाकी के सदस्यों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन ये दोनों शव किस परिवार के सदस्यों के हैं, ये कैसे पता चल सकेगा? सर, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। आज शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। उसी शाम को सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही लाशें चौरा गांव के रहने वाले प्रधान सुल्तान सिंह के बेटे और बहू की है। लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है, ये कैसे पता लगेगा? इसी का तो पता लगाने की कोशिश में जुटा हूं सर। आज सुल्तान सिंह से मिलने भी जा रहा हूं। मेरा बेटा और बहू तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे, हमें उनकी लाशें तक नहीं मिल सकी थी। आज 20 साल बाद उनके कंकाल मिले हैं। मैं अब किसके लिए जीऊं? लेकिन सर, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? अपने बेटे बहू की हत्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? अब मैं किसका नाम बोलूं? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस मेरे बेटे बहू को कोई वापस ला पाता। इसके बाद सुल्तान सिंह फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। सर, अब आप इनका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। कम से कम इनका शरीर ना सही, इनका कंकाल तो आपको मिला है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी याद आए तो जरूर बताइएगा। मेरी तो बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे और बहू के हत्यारों का जरूर पता लगाइएगा, क्योंकि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरा मन नहीं मानेगा। सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारे को पकड़ने की। लेकिन एक बात बताइए, उस वक्त आपको किस पर शक गया था? उस वक्त मेरे एक ड्राइवर को पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। अच्छा, और ड्राइवर पर कैसे शक हुआ था?
क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था। उस समय लेकिन लाश क्यों नहीं मिल सकी थी? उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। ठीक है, हमारी तफ्तीश चल रही है, मैं फिर आऊंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और सुल्तान सिंह अपने बेटे और बहू की याद में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद सुल्तान सर, एक बात बताइए, जब आपके बेटे बहू की हत्या हुई थी, उसी के आसपास आपके ही गांव का रहने वाला एक और जोड़ा उसी वक्त गायब हो गया था ना? हाँ सर, अलका और अभिषेक, वो भी मेरे बच्चों जैसे ही थे। तो फिर वो कहाँ है? उनका भी आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन बताते हैं कि कुछ साल पहले अभिषेक को गांव के ही किसी आदमी ने मुंबई में देखा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। यानी अभिषेक और अलका की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने किसी वजह से खुद ही गांव छोड़ दिया था। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभिषेक मेरे बेटे संतोष का अच्छा दोस्त था और उसका मेरे घर भी आना जाना लगा रहता था। हो सकता है कि उसने मेरे बेटे और बहू के बारे में सुन लिया हो और ये गांव छोड़ दिया हो सकता है। उनके परिवार का कोई अब नहीं रहता क्या इस गांव में? अब तो कोई नहीं रहता। एक चाचा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया है। वो भी अब कहीं शहर में ही बस गए हैं। ओह, अभिषेक और अलका के बारे में भी पता लगाना होगा। हो सकता है कि वही इस हत्या के बारे में कुछ बता सके। हो तो सकता है, लेकिन वो बेचारे तो खुद ही वक्त के मारे थे, वो क्या बताएंगे। फिर भी सर, जब केस दोबारा खुला है तो जांच तो करनी ही पड़ेगी, और इस बार तो लाशें भी बरामद हुई है। कुछ दिन तक लगातार तफ्तीश चलती रही। एक दिन थाने से सुल्तान सिंह को फोन आता है। हाँ, कौन बोल रहा है? सर, मैं कांस्टेबल तुलाराम बोल रहा हूँ थाने से। आपको थाने आना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों? सर, किसी की पहचान करवानी है। अच्छा ठीक है, मैं दोपहर तक पहुंचता हूँ। सुल्तान सिंह दोपहर में थाने पहुंचता है। कई पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। सर, आपके बेटे की हत्या का रहस्य आज शायद सुलझ जाए। अच्छा इंस्पेक्टर राघव, पर वो कैसे? सर, उस आदमी को देखिए, क्या वही अभिषेक है? सुल्तान सिंह की आंखों में हैरानी से आंसू आ जाते हैं। हाँ सर, यही अभिषेक है। ये आपको कहाँ से मिला? सिर्फ अभिषेक ही नहीं, बल्कि इसकी पत्नी अलका भी इसके साथ है। मैडम, जरा अभिषेक की पत्नी को लाइए। जैसे ही अलका को पेश किया जाता है, सुल्तान सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। सुल्तान सर, क्या हुआ आपको? आप अलका को देखकर गिर क्यों गए? सुल्तान सिंह सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये अलका नहीं, बल्कि ये तो मेरी बहू रितु है। पूरा थाना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। क्या? इसके बाद हर किसी को दो कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया। अभिषेक और रितु ने मिलकर संतोष और अलका की हत्या की थी और लाश को जमीन के नीचे दबा दिया था। आज 20 साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैध प्रेम संबंध में 2 मासूमों की जान गई थी। सरिता विहार में रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश होते हैं। दोनों का शौर्य नाम का एक बेटा भी होता है, जिस पर दोनों ही अपनी जान छिड़कते हैं। शेखर, अब तो आप शौर्य को अपनी गोद से नीचे उतार दीजिए, उसके सोने का टाइम हो रहा है। नहीं रूपा, इसे मेरे पास ही रहने दो प्लीज। मैं थोड़ी देर में इसे बिस्तर में सुला दूंगा। लेकिन कल सुबह आपकी ऑफिस में मीटिंग भी तो है ना, और इसके लिए आपको कल जल्दी भी तो निकलना होगा। जाइए, आप भी जाकर सो जाइए। क्या यार, अभी तो मेरी गोद में आया था मेरा बेटा और तुम उसे लेकर जा रही हो। बाद में कर लेना अपने बेटे से प्यार, अभी जाकर सो जाइए। रूपा शेखर से शौर्य को ले रही होती है कि तभी शौर्य रोने लगता है। शौर्य को रोता देखकर रूपा उसे फिर से शेखर को थमा देती है। आपका बेटा ना एक नंबर का नौटंकी है,
बिल्कुल आप पर गया है वो। साफ बोलो ना, तुम्हें जलन होती है हम दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर। पहले बड़ा तो होने दो तुम शौर्य को, फिर देखना वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगा। देखते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते रूपा की मौत हो जाती है। अब शौर्य 3 साल का हो चुका होता है, जिसके कारण उसकी दादी शेखर पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगती है। शेखर, शौर्य अभी बहुत छोटा है और उसे इस समय एक माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। क्या पता जो दूसरी औरत आएगी वो मेरे बेटे को एक माँ का प्यार दे या ना दे। तो रूपा की छोटी बहन वैशाली से ही शादी क्यों नहीं कर लेता? वो तो शौर्य को एक माँ का प्यार पूरा दे सकती है ना। मैंने कहा ना माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, और अपनी ही पत्नी की बहन से तो हरगिज नहीं। ऊपर से अगर रूपा देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी? अपने लिए ना सही, लेकिन तुझे शौर्य के लिए तो शादी करनी ही पड़ेगी ना बेटा। शेखर कुछ कहता उससे पहले ही अंजुमन उसे रूपा की कसम दे देती है, जिसके आगे मजबूर होकर शेखर शादी के लिए हामी भर देता है। देखो वैशाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक माँ का भरपूर प्यार दो। शौर्य, आपके साथ साथ मेरा भी कुछ लगता है। अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करते तब भी मेरा प्यार शौर्य के लिए कभी कम या ज्यादा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद ही शेखर की माँ की भी मौत हो जाती है। वैशाली शौर्य को एक माँ से भी बढ़कर प्यार देती है। शौर्य को लेकर वैशाली का यूं निस्वार्थ प्यार देखकर शेखर को भी उससे प्यार हो जाता है और कुछ सालों बाद शेखर और वैशाली का भी लड़का हो जाता है। लेकिन इसके बाद वैशाली का शौर्य को लेकर बर्ताव बदलने लगता है। वैशाली, मैं देख रहा हूं तुम आजकल शौर्य का जरा भी ध्यान नहीं रख रही हो। मुझे पता नहीं था कि आदित्य के होने के बाद तुम इतना बदल जाओगी। आदित्य मेरा अपना सगा खून है और शौर्य दीदी का, फिर मैं दोनों में अंतर कैसे नहीं करूं? माँ भले ही दोनों की अलग अलग है, लेकिन पिता तो एक है ना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता। हाँ, तो किसने कहा था आपसे मुझसे शादी करने के लिए? मैं थोड़ी ना आई थी आपके पास, आपकी माँ ही आई थी मेरे घर आपका रिश्ता लेकर। वैशाली, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में शेखर अपना पैर पटकता हुआ शौर्य को वहां से लेकर चला जाता है। पापा, मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती? मम्मा नहीं करती तो क्या हुआ बेटा, पापा तो करते हैं ना आपसे प्यार। कुछ दिनों के बाद, आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चल चुपचाप से अपने रूम में जाकर सो जा। माँ, अब भाई को खाना क्यों नहीं दे रही हो? बेटा तू आराम से खाना खा, इस नालायक की चिंता मत कर। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा ये। अगर भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू अपने भाई का भक्त क्यों बन रहा है? ये तेरा सौतेला भाई है, सगा नहीं जो तू लक्ष्मण बन रहा है। माँ, आपको इतना भी नहीं मालूम? श्री राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। श्री राम माता कौशल्या और लक्ष्मण माता सुमित्रा की कोख से जन्मे थे। दोनों के सिर्फ पिता एक थे, लेकिन माँ अलग थी। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये सतयुग और त्रेता युग नहीं है, समझे? आया बड़ा भाई का चमचा। इतना कहकर वैशाली वहां से चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद शेखर वहां आता है और आदित्य उसे सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो शौर्य, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। नहीं पापा, अगर आप शादी नहीं करते तो मुझे आदित्य जैसा छोटा भाई कभी नहीं मिलता। थैंक यू मुझे इतना अच्छा भाई देने के लिए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, फिर कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो, मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ, बहुत भूख लग रही है ना। शेखर शौर्य और आदित्य को आइसक्रीम दिलाने लेकर जाता है। वो दोनों को पार्क में खड़ा करके आइसक्रीम लेने जा ही रहा होता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी उसे कुचल देती है।
और उसी पल शेखर की मौत हो जाती है, जिसके बाद शौर्य की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। सुन रहे चिरकुट, इस घर के किसी भी सामान को मेरी मर्जी के बगैर हाथ मत लगाना। इन सब पर अब तेरा कोई हक नहीं है, समझा? ठीक है माँ, मैं आपकी इजाजत के बगैर किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। चल जाकर अब पूरे घर की सफाई कर। महज 7 साल का शौर्य वैशाली के कहने पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरे घर की सफाई करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन मासी से माँ बनी वैशाली को उस मासूम से बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता। क्यों शौर्य, ये घर में इतनी गंदगी कैसे हो रही है? ढंग से सफाई नहीं की है क्या तूने? माँ, मैंने तो अच्छे से सफाई की थी, लेकिन आदित्य बार बार इधर उधर चलकर गंदा कर देता है। अच्छा, खुद से एक काम ढंग से नहीं होता और अपनी गलतियों का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराता है। इतना कहकर वैशाली बांस का डंडा उठाकर शौर्य को जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहां वैशाली के मायके वाले भी आ जाते हैं और उसकी सारी करतूतें देख लेते हैं। माँ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे भी आदित्य के जितना प्यार करोगी? बोलिए ना माँ, मेरे क्या करने से आपके अंदर मेरे लिए ममता जागेगी? वैशाली शौर्य की एक नहीं सुनती, उसके ऊपर डंडे बरसाती जाती है। हद पार होते देख वैशाली की माँ उसका हाथ पकड़ती है और जोर से उसे थप्पड़ मारती है। यही सब करने के लिए तूने दामाद जी से शादी की थी? हमने सपने में भी तुझसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। तू माँ नहीं, माँ के नाम पर एक धब्बा है। बस कीजिए माँ, आदित्य के इस दुनिया में आने से पहले मैंने इसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब जब मेरी खुद की औलाद है तो मैं किसी और के बच्चे से प्यार क्यों करूं? अरे नालायक औरत, जिसे तू किसी और का बच्चा कह रही है, वो तेरी खुद की सगी बहन का बच्चा है। बहन है तो क्या हुआ, मेरे अपने बच्चे से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना ये कभी। अगर यही बात थी तो तू हमें पहले बता देती, हम शौर्य को अपने साथ ले जाते। उसे इस तरह प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लेकर जाना है ना तो ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं तेरी कोई माँ बाबा नहीं हूँ, तेरी माँ मर चुकी है, समझा? अब निकल जा मेरे घर से। माँ, अब बहुत गंदी हो, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, मैं भी भाई के साथ ही जाऊंगा। अरे तू क्यों जाएगा, तू तो मेरा सगा बेटा है, जाने दे इसे। हम यहाँ ऐश से रहेंगे, तुम्हारे पापा बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मुझे भाई के साथ जाना है। आप अच्छी नहीं हो, आप बहुत बुरी हो, आप भाई को बहुत परेशान करती हो। देख वैशाली, तुझसे ज्यादा समझ तो इस मासूम बच्चे में है। ये तेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा है, जो आज तेरी सगी औलाद खुद से तुझे ठुकरा रही है। आदित्य, तुझे इस शौर्य ने भड़काया है ना मेरे खिलाफ? नहीं माँ, मुझे किसी ने भड़काया नहीं, पर मैं सब देखता हूँ, सब समझता हूँ। भाई बहुत अच्छा है, वो आपकी जैसा नहीं है। चलिए नानी। इतना कहकर वैशाली के मायके वाले आदित्य और शौर्य को अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह वैशाली बड़े से घर में अकेली पड़ जाती है। 2 बेटों के होते हुए भी आज उसे माँ कहकर बुलाने वाला कोई नहीं होता। अंजलि की शादी कर ससुराल पहुंचने के साथ ही उसकी सास के हुक्म शुरू हो जाते हैं। हो गई शादी, बस मौज खत्म, कल से जल्दी उठकर काम पर लग जाना है। अरे माँ आज ही यहाँ आई है, इसे सब समझने के लिए कुछ दिन तो दो। मेरे और बहू के बीच की बात है, तू घर के मामले में ना बोलियो। इस पर जतिन वहां से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजलि को काम की लिस्ट सुनाने लगती है। सुबह पहले घर की सफाई करनी है, फिर कपड़े धोने हैं, साथ में खाना भी बनाना है। एक की वजह से दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए है। जी मम्मी जी, ठीक है। ये कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि, मम्मी हमेशा बोलती थी बहू आएगी तो उनका काम हल्का होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हल्का करने की जगह टाल ही देंगी। कुछ नहीं होता, ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी, मुझे आदत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर अगर कुछ हो तो बता देना। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह से अंजलि जल्दी उठ के सास के बताए कामों में जुट जाती है।
जिसमें वो जैसे ही कपड़े धोने लगती है तो सास वहां आ जाती है। अरे सुनो, ये कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, सबको डिवाइड कर फिर एक एक करके अलग अलग धोने हैं। क्या? एक एक कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने, लग जाओ काम पर, हैं? सास की बात मानते हुए अंजलि एक एक करके कपड़े धोना शुरू करती है, जिसे करते हुए आधा दिन बीत जाता है। अरे रे, सुबह से कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला, अभी तो खाना भी बनाना है। अंजलि भागते हुए रसोई में जाती है, जहां उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी मिलती है। खाना बना लेना, देखो पहले पकोड़े तल दो और एक एक पकोड़े अलग अलग तलना, नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है। सास की हर बात में एक एक की कहानी अंजलि के समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले काम करती रहती है। अगली सुबह फिर वही शुरू होता है और सास एक बार फिर खाने के समय रसोई में आती है। आज क्या बन रहा है, हैं? वो जतिन ने भिंडी की सब्जी, रोटी और धनिए की चटनी बोली है, इसलिए वही बना रही हूँ। अरे वाह जी वाह, बढ़िया है। पर भिंडी एक एक करके धोना, फिर टोवेल से पोंछकर एक एक करके ही काटना, साथ ही धनिए की पत्ती भी एक एक करके ही धोना। अरे पर मम्मी जी। अरे क्या पर? सफाई का ध्यान रखना आता भी है या नहीं, हैं? मैं ये सब सबकी हेल्थ के लिए ही तो कर रही हूँ ना, और तुम अरा परा करती रहती हो, हैं? सास की बातें सुन अंजलि हैरान रह जाती है। मैं तो सिर्फ सोचती थी कि जानबूझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती हैं, पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परेशान भी करना चाहती हैं। मैंने इनकी कौन सी बहस खोल दी जो इतनी दुश्मनी निकाल रही हैं? अब क्या करूं? अब अंजलि सास की बातों और हरकतों के बीच फंस जाती है। काम के लिए मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा कर दे। पर अंजलि, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी देर में जतिन भी वहां आ जाता है। अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा? जतिन की बात सुन अंजलि सोच में पड़ जाती है। इन्हें सच बताऊं या नहीं? पर अगर ये गुस्सा हो गए तो? वैसे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, फिर उनके खिलाफ कुछ सुन कैसे लेंगे? अंजलि ये सब सोच ही रही होती है कि जतिन फिर बोलता है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? अरे नहीं, कुछ नहीं, वो मैं टीवी सीरियल के बारे में सोच रही थी। यहाँ और कौन ड्रामा करेगा? अरे तुम भी ना, चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद कुछ दिनों तक अंजलि सास को सबक सिखाने के लिए अलग अलग प्लान सोचती रहती है, पर उसे सास के एक एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड़ नहीं मिलता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक एक करके सुलझना ना शुरू कर दूं। पगली हो गई है क्या? अकेले में क्या बड़बड़ किए जा रही हो? वैसे आज खाने में क्या है? आलू की सब्जी। तो फिर आलू को अच्छे से काट कर उसके कटे हुए कपड़ों को एक एक करके ही धोना है। बिल्कुल, इसे कैसे भूल सकती हूँ, मेरे जी का जंजाल। अरे बातें कम काम ज्यादा हैं। अंजलि एक बार फिर सास के कहे अनुसार काम करने लग जाती है, जिसमें सब्जी बनाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है। मम्मी जी सुनिए, जरा इधर तो आना। अंजलि की आवाज सुन सास रसोई में आती है। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, वो सुबह कपड़े धोने की जल्दी में नहाई नहीं थी और अब शाम की पूजा भी करनी है, तो आप जरा सब्जी देख लीजिए ना, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अंजलि सास को रसोई में छोड़कर नहाने चली जाती है। इसी तरह देखते देखते 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलती, जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है। अरे बाथरूम में ही समाधि लगा ली क्या? यहाँ सब्जी बनकर ठंडी भी हो गई और अभी तक तेरा नहाना खत्म नहीं हुआ। मम्मी जी जैसे आप कहती हैं ना, मैं वैसे ही एक एक करके अपने बाल शैम्पू कर रही हूँ। तो अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक काम और जतिन को खाना सर्व करना आप संभाल लेना।
इस तरह अपने नहले पर बहू का दहला देख सास शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद से घर में एक एक करके करने का आलाप बंद हो जाता है।